नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उजांक आईएएस आरएस केएस पीसीएस चैनल पर। जैसा कि लास्ट सेशन में आपको पता है, हमने विंड्स के बारे में, पवनों के बारे में पढ़ा था और एक मेजर टॉपिक जिसे हम कोरियोलिस फोर्स के नाम से जानते हैं, कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो विंड्स हैं, जो पवनें हैं, ये क्यों फ्लो करती है, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये हमारी जो विंड्स हैं या पवनें जो हैं वो क्यों फ्लो करती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो हमारा होने वाला है। सपोज ये हमारी कोई सरफेस है, सतह है, इस पर कुछ एयर पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। जब भी हम देखते हैं सतह के आसपास एयर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, हवा का घनत्व जो है वो सतह के आसपास सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा घनत्व जो है यही देखने को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सर्वाधिक यहीं पर होता है। हमने लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था एयर प्रेशर के बारे में जब हमने पढ़ा था, तब भी हमने इसके बारे में बात करी थी। अब हमारी सनलाइट आती है, सूर्य की किरणें जो हैं वो आती हैं, सनलाइट आती है और वो पर्टिकुलर किसी जगह को गर्म करती है। सपोज किसी जगह पर सपोज मान लेते हैं ये सनलाइट जो है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, तो क्योंकि अगर मैं इस रीजन को देखूं तो यहाँ पर ये डायरेक्टली परपेंडिकुलर गिर रही है। डायरेक्टली परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी आकर के गिर रही है, 90 डिग्री आकर के गिर रही है। जैसा कि जनरली हम देखते हैं, ये मान लीजिए मॉर्निंग का टाइम हो सकता है, सुबह का समय हो सकता है, जब सूर्य की किरणें तिरछी आती है, सूरज जो है वो पूर्व से उग रहा है, इसका राइज जो है वो इधर ईस्ट से हो रहा है, धीरे 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 सन जो है वो मिड में आता है, दिन का समय है ये, और फिर धीरे 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 सनसेट होने की तरफ है, सूर्यास्त होने की तरफ है, तो सनलाइट जो है वो फिर से ऐसे स्लांटेड हो जाती है, तिरछी हो जाती है। इधर भी तिरछी है, इधर भी तिरछी है। यही कारण है कि सुबह हमें गर्मी कम लगती है, शाम को कम लगती है, दिन में ज्यादा लगती है। दिन में ज्यादा लगने का कारण यह है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे इस तरीके से आती है। अगर मैं एक छोटा डायग्राम बनाऊं तो सरफेस पर कुछ इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर आकर के गिर रही है, 90 डिग्री के कोण पर आकर के गिर रही है। दैट इज वाई हम कहते हैं कि इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लंबवत, हिंदी में कहते हैं लंबवत, या इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर। लंबवत या डायरेक्टली परपेंडिकुलर जो है वो सनलाइट आकर के गिर रही है, इस सरफेस पर आकर के गिर रही है, इस सरफेस पर आकर के गिर रही है। तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, हवा के जो कण हैं, ये सारे एयर पार्टिकल्स जो हैं वो गर्म होंगे, इनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। बेसिकली हमारी सरफेस गर्म होगी। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, घर की छत जो होती है, छत में जिस जगह पर धूप आकर के गिरती है उस जगह पर आप नंगे पांव अगर चलोगे तो वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो गर्म मिलेगा। और घर की छत पर कोई एरिया जहां पर छाया है, धूप आई ही नहीं है, वहां पर अगर आप पैर रखोगे तो आपको ठंडा मिलेगा। बस वैसे ही मामला जो है यहाँ पर है कि यहाँ पर सन सन रेज जो है, सूर्य की किरणें जो है वो सीधी सीधी आकर के गिरी है। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा है, सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा है, सतह का तापमान बढ़ा है। सतह के तापमान बढ़ने की वजह से एयर पार्टिकल्स जो हैं, वायु के कण जो हैं वो गर्म होते हैं। ये हीट जो कि इनको सरफेस से एयर पार्टिकल्स को ट्रांसफर की गई है, इसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं या एयर फ्लो का, हीट ट्रांसफर का जो मेथड हम इसे कहते हैं, दैट इज नोन एज कंडक्शन, या हिंदी में से हम कहते हैं चालन। ऊष्मा के स्थानांतरित होने की, हीट के ट्रांसफर होने के 3 मेथड्स जो हैं वो हम देखते हैं। अगर आप कहेंगे तो उन पर भी हम कभी चर्चा कर लेंगे। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, हिंदी में कहूं तो चालन, संवहन और विकिरण, इन 3 तरीकों से हीट जो है वो ट्रांसफर होती रहती है। ऊष्मा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती है। तो यहां पर कंडक्शन की हेल्प से सरफेस ने अपनी जो हीट है उसको एयर पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर दिया। वायु के जो कण थे, जिनको कि मैंने यहाँ रेड कलर में दिखाया है, उनका टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए मैं इनका कलर जो है वो रेड यूज कर रहा हूं। बाकी एयर पार्टिकल्स सारे व्हाइट में दिखाया है मैंने आपको। यहाँ के पार्टिकल्स गर्म हो गए हैं, दैट इज वाई यहाँ के पार्टिकल्स जो है उनका टेम्परेचर बढ़ गया है, इसीलिए मैंने इनको रेड कलर से दिखाया। अब अगर इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में, तापमान बढ़ने के साथ में
तापमान बढ़ने के साथ में अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, घनत्व की बात करूं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जब भी नॉर्मल जो हमारा नियम है वो ये कहता है, नॉर्मल साइंस जो है, जनरल साइंस जो है वो ये कहती है, फिजिक्स ये कहती है कि अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ता है। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा। सीधी सी चीज है, किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ना मतलब वो एक्सपैंड होगा, फैलेगा, चीजें जो है वो फैलेंगी। जनरली हम इसको डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। अगर किसी बॉटल का ढक्कन हमसे नहीं खुल रहा है, हम उस बॉटल को गर्म पानी में डाल देते हैं ताकि उसका ढक्कन थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाए तो हम आसानी से उसको खोल सके। किसी बर्तन का, किसी बॉटल का ढक्कन अगर हमसे नहीं खुल रहा है, गर्म पानी में डाल करके हम खोल सकते हैं। कारण क्या है? टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, तापमान बढ़ने से आयतन बढ़ता है। और अगर आप इस मैथमेटिकल रिलेशन को देखें, वॉल्यूम अगर बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, तो घनत्व जो है, डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और अगर किसी चीज की डेंसिटी कम होती है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक पहला मैटर है, कोई एक पदार्थ है जिसकी डेंसिटी सपोज ज्यादा है, और एक ये दूसरा मैटर है, दूसरा पदार्थ है जिसको मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं, इसकी डेंसिटी सपोज कम है। तो ऐसा हमेशा होता है कि जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, और जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है। यही कारण है, आप जनरल साइंस में पढ़ते हैं कि यही कारण है कि हमारा तेल जो है वो पानी पे तैरता है, क्योंकि तेल की डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। बर्फ जो है वो पानी पे तैरता है क्योंकि बर्फ की डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। प्लास्टिक पानी पे तैरता है, लोहा डालोगे तो डूब जाएगा क्योंकि लोहे की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है। तो जिस चीज की डेंसिटी कम होगी वो हमेशा ऊपर जाएगा, घनत्व कम होगा वो ऊपर जाएगा। जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी वो हमेशा डाउनवर्ड मूव करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब फिर से यहां आ जाइए, इन पार्टिकल्स को मिला है टेम्परेचर, तापमान। तापमान बढ़ने पर क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। और अगर डेंसिटी कम होगी तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो कहां जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। यहां पर भी जो वायु के कण हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, इनकी डेंसिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। ये एक दूसरे से दूर दूर भागने लगे हैं, इनके पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई है। हिंदी में जैसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा आ गई है, जिसकी वजह से ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो अपवर्ड मूव करेंगे, ऊपर की तरफ गति करने लगेंगे। ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ गति करने लगेंगे, अपवर्ड मूवमेंट करने लगेंगे। क्यों? मैं एक बार फिर से बता देता हूं। यहां पर टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी घटी है, डेंसिटी घटने की वजह से वो मटेरियल जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाती है, जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे आती है। यहां डेंसिटी घट गई है, इस वजह से ये सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे, अपवर्ड मूवमेंट जो है इनका होने लगेगा। जैसे ये यहां से मूव करने लगेंगे, ये सारे पार्टिकल्स जैसे ही यहां से मूव करने लगेंगे, वैसे ही इस जगह पर, इस पर्टिकुलर ये जो ब्लॉक बना रखा है, इस ब्लॉक में वैक्यूम क्रिएट होगा, निर्वात की स्थिति उत्पन्न होगी। वैक्यूम या निर्वात की स्थिति जो है वो यहां पर पैदा होगी। और क्योंकि यहां पर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए, इस निर्वात को भरने के लिए, इसके आसपास के जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं, हवा के कण हैं, वो इसकी तरफ दौड़ करके आएंगे। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, हम किसी भी चीज को जब वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जैसे ही उस वैक्यूम को आप हटाएंगे तो एयर पार्टिकल्स जो हैं दौड़ करके उसकी तरफ आएंगे वैक्यूम की वजह से। तो यहां पर ये वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, ये सारे पार्टिकल्स यहां से मूव कर गए हैं, इस जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। अब ये पार्टिकल्स जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह गए, यहां वैक्यूम क्रिएट हुआ, इस वैक्यूम को फील करने के लिए ये सारे के सारे एयर पार्टिकल्स जो हैं वो दौड़ करके जाएंगे, इधर वाले भी, इधर वाले भी। मैं 2D में दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आप 3D में देखेंगे तो इस जगह पर अगर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, यहां से हवा जो है वो गर्म होकर के ऊपर उठी है, तो चारों तरफ से 360 डिग्री से हवा जो है वो इस वैक्यूम को फील करने के लिए आएगी। चारों तरफ से 360 डिग्री जो है इसका रोटेशन हमें देखने को मिलेगा।
360 डिग्री एयर राइज करेगी और इधर से 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 सब तरफ से जो है हवा उस वैक्यूम को भरने के लिए जाएगी। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसा वैक्यूम जो है वो क्रिएट हुआ है जिसको भरने के लिए विंड्स जो हैं, हवाएं जो हैं, पवनें जो हैं वो यहां पर आने लगी है। और अगर आप बीच में खड़े हैं, आप मान लीजिए यहां खड़े हैं, आप यहां खड़े हैं, आपको लगेगा बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है, हम यहां गए वहां गए इस जगह पर घूमने गए, वहां तो इतनी शानदार हवा चल रही थी। वो इतनी शानदार हवा चलने का कारण ये होता है कि किसी जगह पर टेम्परेचर बढ़ा है, उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहां की एयर जो है वो राइज कर गई है, ऊपर की तरफ उठ गई है, और उस ऊपर की तरफ उठे हुए प्रेशर को भरने के लिए यहां जो वैक्यूम फिल क्रिएट हो गया है, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए, भरने के लिए हवा जो है वो दौड़ करके जा रही है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, उस खाली स्थान को, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए ये हवा जो है वो दौड़ करके जा रही है। आप सरफेस पर खड़े हो, ये सारा फिनोमेनन सरफेस पे हो रहा है, सतह पे हो रहा है, और आप भी सरफेस पर खड़े होते हो तो आपको लगता है कि अरे वाह कितनी अच्छी हवा चल रही है, हमको बहुत अच्छी हवा चलती हुई जो है वो दिख रही है। हवा चलने का कारण जो है वो ये है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर यहां वैक्यूम क्रिएट हो गया सर, तो ये हवा दौड़ करके इधर आ गई, ये हवा दौड़ करके इधर आ गई, अगर ये हवा यहां दौड़ करके आएगी तो क्या यहां वैक्यूम क्रिएट नहीं हो जाएगा? इधर के एयर पार्टिकल्स जो हैं, वायु के कण जो हैं वो दौड़ करके इस खाली जगह को भरने के लिए अगर आए हैं, तो क्या यहां पर खाली जगह नहीं हो जाएगी? फिर से बिल्कुल हो जाएगी। यहां पर जो खाली जगह होगी उसको भरने के लिए हवाएं जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी। इस जगह पर जो खाली स्थान बना है, इस जगह जो वैक्यूम बना है, उस जगह को फिल करने के लिए विंड्स जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी। इनको हम क्या कहते हैं? हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, इन्हें हम करंट्स कहते हैं, इन्हें हम विंड्स नहीं कहेंगे। इनके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे दैट इज करंट्स। हिंदी में इनको कहते हैं वायु धाराएं, करंट्स या वायु धाराएं। यहां पर जो ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ये भी अपवर्ड करंट है, ऊपर की तरफ धारा जा रही है और ये डाउनवर्ड करंट है, नीचे की तरफ धारा जो है वो देखने को मिल रही है। विंड सिर्फ और सिर्फ इस मूवमेंट को कहेंगे, ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखा रखा है इसे हम विंड कहेंगे। दिस इज नोन एज विंड, पवन। विंड या पवन जो है वो इसे कहेंगे। ये सारे एयर पार्टिकल्स जो है मूव करके जा रहे हैं, वायु के कण जो है वो मूव करके जा रहे हैं। अब देखिए, अगर यहां करंट क्रिएट हुआ है, करंट पैदा हुई है, वायु धारा उत्पन्न हुई है, जो कि यहां पर वैक्यूम को फिल कर रही है, तो इस जगह पर भी तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। फिर से इस जगह पर भी तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। अगर इस जगह पर दिक्कत क्रिएट होती है तो खाली जगह जो यहां पर बनती है उसको फिल करने के लिए विंड्स जो है वो इधर से आएंगी। ये अपवर्ड मूवमेंट है, ये हमने कभी देखा नहीं। ये सरफेस से ऊपर हो रहा है, सतह से ऊपर हो रहा है, हमने इसको कभी देखा नहीं। ये जनरली बाद में जब हमने एरोप्लेन्स और ये सब दुनिया जो देखी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब एरोप्लेन और ये सब जब देखे गए, तब ऑब्जर्व किया गया कि विंड्स जो है वो ऊपर भी चलती है। जैसी विंड्स हमारी सरफेस पर चलती है, सतह पर चलती है, वैसी ही विंड्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है, ऊपर की दिशा में भी चलती है। सरफेस से लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊपर, सतह से लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊपर जो है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। इसकी हाइट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। सारी केसेस जो है आगे बात करेंगे हम, बट मोटा मोटी इस स्थिति में हमें यह देखने को मिलती है। और फिर यहां जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, यहां जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फिल करने के लिए विंड यहां से आ ही गई थी, हवाएं जो है यहां से आई गई थी, जो इनको कि हमने अपवर्ड करंट्स का नाम दिया था, जो कि यहां पर गर्म होने की वजह से क्रिएट हुई थी। यहां पर जो गर्मी हुई थी, यहां पर जो हीट हुई थी, उस हीट की वजह से ये एयर राइज करके गई थी, ये हवा ऊपर उठ करके गई थी, ऊपर उठ करके इस वैक्यूम को ये फिल कर देगी। तो ये कुछ इस तरीके से विंड्स का सर्कुलेशन जो है होता रहता है, जिसे हम जनरली कहते हैं थ्री डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ एयर, वायु का त्रिविमीय संचरण। लिख देता हूं मैं इधर, वायु का त्रिविमीय संचरण। एक बार फिर से बता देता हूं मैं फटाफट। देखिए, टेम्परेचर यहां बढ़ा था, यहां तापमान बढ़ा था, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी यहां पर गिर रही थी, डायरेक्टली परपेंडिकुलर यहां गिर रही थी। यहां का टेम्परेचर बढ़ा, यहां की सरफेस गर्म हुई, सरफेस ने एयर पार्टिकल्स को गर्म किया, एयर पार्टिकल्स जो है वो जैसे ही गर्म हुए वो यहां से ऊपर की तरफ उठ गए। ये सेम केस है
जो कि हम पानी को गर्म होते या दूध को गर्म होते देखते हैं, एयर का इस तरीके से राइज करना ही एक वर्ड जो हमारा यहां पर यूज होता है जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, या हिंदी में से हम कहते हैं संवहन। ऊष्मा के ट्रांसफर होने के 3 तरीके जो मैंने अभी जस्ट बताए थे, स्थानांतरण के 3 तरीके जो बताए थे, कंडक्शन होता है, चालन होता है, दूसरा कन्वेक्शन होता है, संवहन होता है, तीसरा विकिरण होता है, रेडिएशन होता है। तो यहां पर सबसे पहले कंडक्शन के थ्रू हीट जो है वो एयर पार्टिकल्स को ट्रांसफर हुई, वायु के कणों को ऊष्मा जो है वो स्थानांतरित की गई। वायु के कण जो हैं उनका वॉल्यूम बढ़ा, आयतन जो है वो बढ़ा, फैलने लगे कण। फैलने की वजह से डेंसिटी को अगर हम देखें, घनत्व को अगर हम देखें तो वो कम हो गया। घनत्व कम हो गया तो ये हवा हल्की हो गई, इसे हम कहते हैं हल्की हवा, लाइट एयर। और ये लाइट एयर जो है वो राइज कर जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ऊपर की तरफ उठ गई तो यहां पर वैक्यूम क्रिएट हुआ। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हवाएं जो है वो चारों तरफ से आई हैं, 360 डिग्री से आई है। मैं सिर्फ एक ही दिशा की बात कर रहा हूं फिलहाल। इस एक दिशा की तरफ से आती हुई आपको दिखाई देगी। इस एक दिशा से जब आ रही है तो यहां वैक्यूम क्रिएट होगा, इसको फिल करने के लिए वेंट्स जो है वो ऊपर से आएंगी, इसको हम डाउनवर्ड करंट कहेंगे, अधोमुखी धारा कहेंगे। नीचे की तरफ आ रही है ये, यहां का वैक्यूम तो भर गया लेकिन यहां वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसको फिल करने के लिए वेंट्स जो है वो यहां से आएंगी, इस वैक्यूम को फिल करेंगी, यहां वैक्यूम क्रिएट होगा। अब उस वैक्यूम को फिल करने के लिए वेंट्स यहां से ऑलरेडी जा चुकी है। तो हीट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हुई थी, ऊष्मा की वजह से, उस सनलाइट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हुई थी सरफेस ने एयर को ट्रांसफर करी, और एयर ने उस एनर्जी से पूरा का पूरा एक सर्कुलेशन जो है वो पूरा कर लिया। वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो यहां पर खर्च कर ली गई, यहां पर कंज्यूम कर ली गई। वो सारी की सारी एनर्जी, हम कहते हैं ना जनरली एनर्जी जो है उसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहां पर वो एनर्जी जो है वो यहां पर इस काइनेटिक एनर्जी में काम आ गई, कंज्यूम हो गई। सारी की सारी ऊर्जा जो ऊष्मा के रूप में आई थी, वो सारी ऊष्मा जो है वो यहां पर काम में ले ली गई है एयर पार्टिकल्स के द्वारा। और इससे बहुत सारे फिनोमिनन जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं यहां पर। जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसे हम लो प्रेशर कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में। इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को हम हाई प्रेशर कहते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स चल गई, लो प्रेशर जो है उन्होंने क्लाउड्स को अट्रैक्ट कर लिया, वहां पर बारिश हो गई। हाई प्रेशर जो है उसने मौसम को साफ कर दिया। ऐसी बहुत सारी क्लाइमेटिक फिनोमिनन जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं। और उन सारे क्लाइमेटिक फिनोमिनन को, उन सारे जलवायविक घटनाओं को रेगुलेट कौन कर रहा है? एक ही कारण था जो था सनलाइट या सौर ऊर्जा। सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा जो है उसने ये सारा का सारा फिनोमिनन जो है वो क्रिएट किया। ये सारी की सारी गति जो है, ये सारा का सारा डायनेमिज्म जो है वो क्रिएट किया इस सनलाइट ने। अब इससे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही, क्या क्या क्लाइमेटिक फिनोमिनन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अभी यहां तक की बात जो है वो क्लियर होगी आपको कि हमने बात करी, एक पार्ट ऐसा था जहां पर एयर ने राइज किया, एक पार्ट ऐसा था जहां पर एयर ने सिंक किया, हवा ऊपर उठी है, हवा नीचे उतरी है, और कुछ इस तरीके से एक सर्कुलेशन जो है वो यहां पर क्रिएट हुआ है। हम सिर्फ एक ही पार्ट को देखते हैं जिसे कि हम विंड कहते हैं। हवा चल रही है अच्छी अच्छी, क्योंकि हम सिर्फ सरफेस पर रहते हैं इसलिए इसी चीज को फील करते हैं। ना तो हमने कभी इस चीज को फील किया है, ना ही इस चीज को फील किया है, ना ही कभी हमने ये फिनोमिनन देखा है। इनको हम फील जरूर कर सकते हैं क्योंकि एयर पार्टिकल दिखते तो है नहीं, तो पता नहीं चलेगा कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बट इनको हम फील कर सकते हैं। कैसे फील करेंगे उसकी बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। तो अब देखिए यहां पर इन सबको हमने कुछ नाम दिए हैं। हमने लास्ट क्लास में एयर कॉलम के बारे में पढ़ा था, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा था, हवा के दाब, वायु दाब के बारे में पढ़ा था हमने। उस वायु दाब में हमने देखा था कि अगर कोई सरफेस है, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक टेबल है सपोज, उस टेबल के ऊपर अगर मैं 1 बुक रखता हूं, 2 बुक रखता हूं, 3 बुक रखता हूं, 4 बुक रखता हूं, तो प्रेशर धीरे 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 इस पॉइंट पर बढ़ता जाएगा। एक और बुक रख दी मैंने, प्रेशर और बढ़ जाएगा। एक बुक हटा ली मैंने, यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। सेम वैसे ही यहां पर हम एयर प्रेशर को जब मेजर करते हैं, वहां बुक्स हमको दिख रही है, यहां एयर दिख नहीं रही, बस फर्क इतना सा है। यहां पर जब हम एयर प्रेशर को मेजर करेंगे तो यहां पार्टिकल्स कहां जा रहे हैं, वायु के कण कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर वो ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या वो प्रेशर डालेंगे? मैं मान लीजिए एक पानी का पाइप लेता हूं, पानी क्योंकि आपको दिखता है इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। पानी का पाइप लेता हूं, पानी का पाइप जो है पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो प्रेशर किधर डालेगा? वो ऊपर की तरफ डालेगा। अगर मैं नीचे मेजर करूं प्रेशर, तो प्रेशर मुझे क्या मिलेगा? कम मिलेगा। बाकी जितने भी जगह हैं, दूसरी जगह से कंपेरिजन करूं, अगर इस जगह पर कंपेरिजन करूं, यहां पर अगर प्रेशर कुछ भी है, यहां प्रेशर अगर P1 है तो यहां का प्रेशर जो है उसको मैं अगर P2 मान लेता हूं, तो P2 हमेशा क्या होगा?
P1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां एयर राइज कर रही है, वायु के कण ऊपर जा रहे हैं। जब वो ऊपर जा रहे हैं तो नीचे प्रेशर कैसे डालेंगे? हम प्रेशर यहां मेजर कर रहे हैं, इस जगह पर सतह पर मेजर कर रहे हैं। अगर पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहां पर कम प्रेशर होने की वजह से ही हम इसे कहते हैं, ये वाला पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट जो है वो क्या बन गया है? एक लो प्रेशर जोन बन गया है। हिंदी में हम इसे कहते हैं निम्न वायुदाब क्षेत्र। लो प्रेशर या निम्न वायुदाब जो है वो यहां पर क्रिएट हो गया है। सेम इसी का उल्टा अगर हम देखें, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहां देखिए एयर जो है वो सिंक कर रही है, हवा जो है वो नीचे उतर रही है। अगर हवा नीचे उतरेगी तो वो क्या करेगी? ये सेम केस है पंखे जैसा। पंखा क्या करता है? हवा को नीचे की तरफ फेंकता है। जब पंखे की हवा नीचे की तरफ जाती है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? नीचे सरफेस पर अगर हम प्रेशर मेजर करेंगे तो वो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा ये प्रेशर बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं हाई प्रेशर या उच्च दाब। आपने देखा होगा सोने चांदी के जो दुकानें होती है ना, सुनार की दुकानें जो होती है, वहां पर अगर आप सोना चांदी मेजर करवाने जाओगे तो वो एक उसकी जो कांटा जो होगा, उसका मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो एक पूरे कांच में बंद होगा। उस कांच के अंदर वो सोने को चांदी को रख करके तोलेगा, या फिर पंखा बंद करके तोलेगा। क्यों? क्योंकि पंखे की हवा का जो प्रेशर है वो भी उसमें काउंट हो जाता है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। वो छोटा छोटा मटेरियल को भी, छोटे छोटे से वेट को भी मेजर कर सकता है। उसकी कैपेसिटी है इतनी मेजर करने की। तो वो छोटी सी हवा की वजह से छोटा सा जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको भी काउंट कर लेगा, और नुकसान आपका हो जाएगा, क्योंकि आप खाली उस हवा के प्रेशर का पैसा देके आ जाएंगे। सोने का पैसा, सोने का भाव जो है उस इतने से प्रेशर की वजह से ज्यादा आपको पेमेंट जो है वो ज्यादा करना पड़ जाएगा। इसलिए उसको एक कांच के कंटेनर में बंद करके या फिर पंखे को बंद करके फिर सुनार जो है वो मेजर करता है। तो यहां पर भी विंड जो है वो नीचे की तरफ उतर रही है। यहां पर सपोज ऐसा मान लीजिए एक पंखा चल रहा है, एक पंखा जो है वो चल रहा है इस तरीके से, यूं 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 घूम रहा है, और वो हवा को नीचे की तरफ फेंक रहा है। ये नीचे की तरफ फेंकने की वजह से यहां पर दाब क्या हो गया है? बढ़ गया है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं उच्च वायुदाब, या इंग्लिश में कहते हैं हाई प्रेशर। और जनरली आपने बुक्स में देखा होगा, बुक्स में ऐसा पढ़ा होगा कि विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, या हिंदी में कहूं तो पवन जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। वो कुछ ऐसे ही चलती है। देखिए ये एक हाई प्रेशर है, ये एक लो प्रेशर है, और हम जिस विंड को देखते हैं, हमने आज दिन तक जिस विंड को जाना है, जिस पवन को जाना है, जो हवा का फ्लो हमने सरफेस पर देखा है, वो देखिए इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो रहा है। बाकी किसी की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिस विंड की हम बात करते हैं, जिस विंड को फ्लो होते हुए हम देखते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है वो फ्लो कर रही है। अब आप आसानी से बता सकते हैं, कोई बोले अगर मैं आपसे पूछूं कि हवा चल रही है, मान लीजिए इधर से इस तरफ चल रही है, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे इस साइड से इस साइड जो है हवा चल रही है, तो मैं क्या कहूंगा? इस तरफ कहीं ना कहीं हाई प्रेशर होगा, इस तरफ कहीं ना कहीं लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर पे विंड क्या कर गई होगी? एयर पार्टिकल्स क्या कर गए होंगे? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो गई है, और डेंसिटी कम होने की वजह से राइज कर गए हैं। वहां वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए हवा जो है वो जा रही है, दौड़ करके जा रही। हम बीच में खड़े हैं तो हम उस हवा को फील कर रहे हैं, हवा चल रही है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, हमारे कपड़े उड़ रहे हैं, ये हमको फील हो रहा है। हम हवा, एयर पार्टिकल्स को देख तो सकते नहीं है, बट हम उसको फील कर सकते हैं कि हाँ हवा जो है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। तो अब आप हमेशा बता पाएंगे विंड की डायरेक्शन को देख करके, हवा को बहते हुए देख करके फील करोगे जब भी कि हाँ हवा चल रही है, तो आप कहोगे कि किस तरफ हाई प्रेशर होगा, किस तरफ लो प्रेशर होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है वो चल रही होगी। मान लीजिए मैं खड़ा हूं, सामने से हवा आ रही है, तो मैं ऑटोमेटिकली समझ जाऊंगा कि सामने की तरफ कहीं हाई प्रेशर होगा और मेरे पीछे की तरफ कहीं लो प्रेशर होगा। इसलिए विंड जो है, पवन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। ठीक है, बात क्लियर होगी? तो यहां एक हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, यहां एक लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हुआ है, और इस लो प्रेशर और इस हाई प्रेशर का जो क्लाइमेट होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ की जलवायविक स्थितियां अलग होंगी, यहाँ की जलवायविक स्थितियां जो है वो कंप्लीटली अलग होंगी। लो प्रेशर हमेशा खराब मौसम का संकेत देते हैं, हाई प्रेशर हमेशा क्लीन वेदर का संकेत देते हैं, स्वच्छ जलवायु या स्वच्छ आसमान का संकेत देते हैं हाई प्रेशर। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम इनको, लो प्रेशर कैसे क्या क्रिएट करता है, हाई प्रेशर कैसे क्या स्थितियां क्रिएट करता है, वो सब हम समझेंगे ही आगे जा करके। लेकिन अभी आप यहां पर इतना समझ गए होंगे कि एक गाना सुना होगा आपने, क्यों चलती है पवन, तो आज आप समझ गए होंगे कि क्यों चलती है पवन, विंड्स जो है वो क्यों चलती हैं, किस कारण से चलती हैं,
कारण भी मैंने आपको बता दिया कि सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी जो है, वही कारण है विंड्स के फ्लो करने का, हवाओं के चलने का जो कारण है, पवनों के चलने का जो कारण है वो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी अपनी एनर्जी जो है हीट के रूप में ट्रांसफर कर रही है सरफेस को, सरफेस ने एयर पार्टिकल्स को ट्रांसफर करी, एयर पार्टिकल्स जो है उनकी डेंसिटी, उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम होने की वजह से वो राइज कर गई, ऊपर उठ गई, और कुछ ऐसा एक पूरा का पूरा सर्कल जो है वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया। किसी जगह पर उन्होंने हाई प्रेशर बनाया, किसी जगह पर उन्होंने लो प्रेशर बनाया, और यही लो प्रेशर हाई प्रेशर वाली स्थितियां जो है वो हम अब आगे जाकर के जितना भी क्लाइमेटोलॉजी में जो कुछ भी पढ़ते हैं उनमें हम जनरली अब जो वर्ड यूज करेंगे हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर और लो प्रेशर का मतलब आपको पता होना चाहिए। लो प्रेशर में विंड्स जो है वो राइज करती है, हाई प्रेशर में विंड्स जो है वो सिंक करती है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे। अगले सेशन में मिलेंगे हम, अगले सेशन में बात करेंगे डिटेल में कि ये विंड्स जो हैं इनसे परमानेंट विंड्स कैसे बनती है। विंड्स की जो पूरी कैटेगरी होती है कि परमानेंट विंड्स जो है वो फ्लो करती है, प्लेनेटरी विंड्स जिनको हम कहते हैं, कुछ सेकेंडरी विंड्स फ्लो करती हैं, कुछ लोकल विंड्स फ्लो करती हैं, ये सब क्या होती हैं, कैसे फ्लो करती है, ये सारी डिस्कशन जो है वो हमारा होगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसके अंदर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ओजांग ISRS एकेडमी का ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान के जो बच्चे हैं, राजस्थान में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जानते हैं कि अभी वीडियो का मेंस जो है वो अभी होने वाला है फरवरी में, मुख्य परीक्षा जो है फरवरी में होने वाला है। उसका नया बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन बैच 10 जनवरी से। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल पर हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने रीट 2022 की, रीट 2022 की भर्तियां जो है वो निकाली है, जो कि लगभग 32,000 पोस्ट हैं, 32,000 पोस्ट हैं, 32,000 पद हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी नया बैच जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट कर रहे हैं हम 10 जनवरी से। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी कॉल करें, हमें कॉन्टेक्ट करें और ज्वाइन करें इस बैच को, ताकि आप अपनी पढ़ाई जो है, अपना सिलेक्शन जो है उसको इंश्योर कर सकें। अपनी खास तौर से जो बच्चे, स्पेशली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो हमारी क्लासेस जैसा कि आप देखते हैं बाइलिंगुअल होती है, इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत इंग्लिश मीडियम वालों को भी नहीं आएगी और हिंदी मीडियम वालों को भी नहीं आएगी। तो ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन को एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम जो है वो दे सकें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले सेशन में।